हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 41वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रावी ने बिना पीछे मुड़े रेहान से कहा, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर मेरी कैंडी की कोई जगह है। कहकर रावी कैंडी को लेकर वहां से चली गई। वहीं रेहान को भी कहीं ना कहीं कैंडी के लिए भी बुरा लग रहा था, पर फिलहाल मिष्टी रो रही थी तो उसे संभालना ज़्यादा जरूरी था। इसलिए रेहान मिष्टी को गोद में उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। दादी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा रूहानी, कब यह सब सही होगा। उलझ कर रह गया है मेरा बच्चा इन सब में। फिर रूहानी की तरफ देखते हुए, और उलझ कर रह गई हो तुम भी, पर बेटा सब्र से काम लेना। इस वक्त सब्र से ही सब कुछ ठीक हो सकता है और रेहान को समझने की कोशिश करना। रूहानी दादी के पास ही बैठ गई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं रेहान को गलत नहीं समझ रही, मैं उसकी सिचुएशन भी समझ रही हूँ और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं रावी कैंडी को लेकर अपनी गाड़ी तक आई और उसने कैंडी को फ्रंट सीट पर बैठा दिया। कैंडी बार बार रेहान के पास जाने की जिद कर रही थी, तो इस बार रावी ने इरिटेट होकर कैंडी को थोड़ा डांट दिया और कहा, चुपचाप बैठे रहो कैंडी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अपनी माँ को गुस्से में देखकर कैंडी अब बिल्कुल चुप हो गई। वहीं रावी दूसरी तरफ से आकर जैसे ही फ्रंट सीट पर बैठने लगी, तभी किसी ने रोकते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रावी ने पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने विक्रांत खड़ा हुआ था। रावी ने एक नज़र कैंडी की तरफ देखा जो मुंह फुलाए अंदर बैठी हुई थी। फिर रावी ने अपनी साइड का डोर बंद किया और विक्रांत से कहा, वह मैं कैंडी को रेहान से मिलवाने के लिए लाई थी। वह सुबह से ही रेहान को बहुत मिस कर रही थी। विक्रांत ने भी एक नज़र कैंडी की तरफ देखा और फिर रावी से कहा, वह तो एक बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो समझ होनी चाहिए ना रावी की रेहान इस वक्त पहले ही कितना उलझा हुआ है इन सब में। उसके लिए सिचुएशन को और उलझा हुआ मत बनाओ। रावी विक्रांत की तरफ देखा और कहा, यह बातें मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक 5 साल की बच्ची नहीं। तो विक्रांत ने कहा, बच्चे जिद करते हैं पर जरूरी नहीं उनकी हर जिद पूरी की जाए। बच्चे सही गलत नहीं समझते, लेकिन बड़े समझते हैं। और तुम जानती हो ना, तुम्हारा इस तरह से बार बार रेहान से मिलना उसकी शादीशुदा जिंदगी परेशानी में डाल सकता है। और कल भी तुमने रेहान को फ़ोन करके अपने घर बुलाया, क्या सही था। 4 साल बाद रेहान अपने घर लौटा है। इस वक्त उसे ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए। रेहान इस वक्त इमोशनली बहुत वीक है, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं और आप समझ सकती हैं कि इस वक्त उसकी मेंटली कंडीशन कैसी होगी। विक्रांत की बातें रावी को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातें सही भी थी। इसलिए रावी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। विक्रांत ने रावी को जाते हुए देखा और घर के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। विक्रांत जब अंदर हॉल में आया तो उस वक्त रूहानी सोफे पर ही बैठी हुई किसी गहरी सोच में लग रही थी। विक्रांत जाकर उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया और कुछ देर सोचने के बाद रूहानी से बोला, रूहानी आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या। तो रूहानी ने नज़र उठाकर विक्रांत की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं विक्रांत, मैं कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आऊँगी, तुम जानते हो ना फिलहाल की सिचुएशन। विक्रांत ने कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी सिचुएशन रूहानी, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन तक ऑफिस मत आओ। तुम जितना हो सके रेहान के साथ टाइम स्पेंड करो, हो सकता है उसे कुछ याद आ जाए। तो रूहानी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वह सब तो ठीक है विक्रांत, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। फिर रूहानी ने कुछ देर पहले की हुई सारी बात विक्रांत से शेयर की, जिसे सुनकर विक्रांत के भी चेहरे पर थोड़ी परेशानी वाले भाव उभर आए। उसने रूहानी को समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ रूहानी कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें रावी को यहाँ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। भले ही वह अपनी बेटी के लिए ही क्यों ना यहाँ आए, इससे सिचुएशन आगे और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। रूहानी ने कहा, पर मैंने सिर्फ उसकी बेटी के लिए कहा था कि जब भी उसका रेहान से मिलने का मन हो वह उसे यहाँ ला सकती है। तो विक्रांत ने कहा, रूहानी क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो। अगर उसकी बेटी यहाँ आएगी तो उसके साथ रावी भी तो यहाँ आएगी ना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रावी के मन में रेहान के लिए कुछ फीलिंग्स है। रूहानी ने विक्रांत को इस तरह से देखा जैसे वह भी यही सोच रही थी। उसने हैरानी से विक्रांत से कहा, तुम्हें भी ऐसा लगता है। तो विक्रांत ने कहा, तुम्हें भी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो, क्या तुमने कुछ
देखा है जो तुम्हें ऐसा लगता है? रूहानी ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा। विक्रांत, तुम्हें पता है औरतों का सिक्स सेंस आदमियों के सिक्स सेंस से कहीं ज़्यादा तेज होता है। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी औरत उसके पति को किस नज़र से देख रही है। रूहानी की बात पर विक्रांत ने हंसते हुए कहा, ओहो कम ऑन रूहानी, अब तुम यह मत कहना कि तुम्हें रावी से जलन फील हो रही है। तो रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो जलन तो होगी ना। उस दिन पार्टी में रावी जिस तरह से मेरी रेहान को लेकर गई थी ना, मैं वह सीन अब तक नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उस मासूम सी बच्ची को रुलाऊं। वह अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझती है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद रूहानी ने कहा, और यह बेहतर है ना कि कैंडी यहीं आकर रेहान से मिल लिया करे। इस तरह से रेहान को रावी के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। उस दिन देखा ना तुमने रात को कैसे रावी फ़ोन कर दिया था और रेहान किस तरह से चला गया था। विक्रांत ने कुछ सोचकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रावी उसे फिर कभी अपने घर नहीं बुलाएगी, क्योंकि आज मैंने रावी में कहीं ना कहीं वह एटीट्यूड देखा था कि वह कैंडी का सहारा लेकर रेहान के करीब आने की कोशिश कर रही है। विक्रांत की बात सुनकर सुहानी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने सालों बाद रेहान मेरे पास लौट कर आया है, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। हाँ, कहकर रूहानी अपनी जगह से खड़ी हुई और वहां से चली गई। विक्रांत ने उसे जाते हुए देखा और कहा, परेशानियां तो अभी और आने वाली है रूहानी तुम्हारी लाइफ में, बस तुम सब्र मत छोड़ना, क्योंकि अब तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होगा और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। तभी सुहाना, जो कुछ देर पहले ही वहां आई थी, वह विक्रांत के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या अकेले अकेले खुद से बात कर रहे हो? तो विक्रांत जैसे टेढ़ा कर सुहाना की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं खुद से पहले रूहानी से बात कर रहा था। वह अभी भी यहाँ से गई है। वैसे तुम बताओ, कहाँ गायब रहती हो पूरा दिन? सुहाना ने विक्रांत के कंधे पर से सिर रखते हुए कहा, मैं तो यही होती हूँ तुम्हारे पास ही, मेरे लिए वक्त नहीं है। फिर मत कहा करो कि मैं तुम्हें भाव नहीं देती हूँ। रेहान ने विक्रांत सुहाना ने विक्रांत को तिरछी नज़र से देखा और फिर उसकी माँ पकड़ उसे खड़े होकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तो चलो। उसके गालों को पकड़कर उसे खड़े होते हुए गोदी में उठाते हुए कहा, तो चलो आज तुम्हारे भाव ले ही लेते हैं। तो सुहाना ने आसपास देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? अभी घर में सब मौजूद हैं, कोई हमें देख लेगा तो? विक्रांत ने सुहाना से कहा, देख लेगा तो क्या ही सोचेगा? यही सोचेगा ना कि एक पति अपनी बीवी को प्यार करने के लिए रूम में ले जा रहा है और हमारे प्यार से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दादी तो आशीर्वाद देंगी कि मेरा बेटा मेरी बहू को बहुत खुश रखता है। सुहाना ने हंसते हुए विक्रांत के सीने पर अपना सिर रख दिया। कुछ देर बाद विक्रांत के रूम में विक्रांत के हेडरेस्ट से टेक लगाए बैठा हुआ था और अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़े उसमें कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वहीं सुहाना ने अपना सिर विक्रांत के सीने पर रखा हुआ था और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटी हुई थी। सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, विक्रांत, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें रेहान जीजू और रूहानी के बीच की दूरी को मिटाना चाहिए? तो विक्रांत ने तिरछी नज़र से सुहाना की तरफ देखा और कहा, रेहान को कुछ भी याद नहीं है तो कैसे मिटा सकते हैं हम उसके और रूहानी के बीच की दूरी? तो सुहाना उठकर आलती पालती मारकर बैठ गई और विक्रांत के हाथ से फ़ोन खींचकर उसे साइड में रखते हुए बोली, इस बात पर हमें सीरियस डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो विक्रांत ने वापस सुहाना को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम्हें जो डिस्कशन करना है ना, मेरे करीब रहकर करो। सुहाना ने पहले तो मुंह बनाया और फिर विक्रांत से कहा, मेरा कहने का मतलब है हमें कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि रूहानी और रेहान जीजू के बीच करीब आने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए। मेरा मतलब है अगर ऐसा कुछ होगा तो रेहान जीजू की याददाश्त वापस लौटने के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे ना, उन्हें पुरानी बातें भी याद आएगी। और तुम्हें पता है ना रेहान जीजू और रूहानी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विक्रांत ने एक स्माइल के साथ सुहाना के गाल को पिंच करते हुए कहा, मेरी छोटी सी बीवी बहुत समझदार हो गई है, तो अब तुम ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। तो सुहाना ने कहा, हम सब फैमिली एक डिनर पार्टी के लिए बाहर चलते हैं और एक अच्छा सा वक्त साथ में बिताते हैं।
एक तरह से तुम कह सकते हो छोटी सी पार्टी टाइप का कुछ रखते हैं, इसमें सिर्फ फैमिली के लोग ही होंगे। तो विक्रांत ने कहा आइडिया तो अच्छा है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो सुहाना ने वापस बैठते हुए कहा तो तुम इसकी तैयारी करो और मैं सबको बताकर आती हूँ, ठीक है। कहकर सुहाना जैसे ही बेड से उतरने लगी, विक्रांत ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने करीब करते हुए कहा अभी कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हें रूम में लाया था और तुम हो कि बाहर भाग रही हो? सुहाना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा तुम्हारे दिमाग में बस वही सब चलता रहता है क्या? अब तुम्हें जो टाइम स्पेंड करना है रात को करना, अभी फिलहाल मुझे जाने दो। कहकर सुहाना रूम से बाहर चले गए। विक्रांत ने गहरी सांस ली और कहा इतना वक्त बीत गया है घर आज भी इतना वक्त बीत गया है इस घर में, आज भी ये झल्ली की झल्ली रहेगी, इडियट। कहकर विक्रांत ने भी अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखा और रूम से बाहर चला गया दादी के रूम में। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है सुहाना, पर इस पार्टी में मैं और तुम्हारे दादू नहीं जाएंगे, तुम लोग ही जाना, दादी ने कहा। सुहाना आलती पालती मारकर दादी के बेड पर बैठ गई और बोली ऐसे कैसे दादी, आप क्यों नहीं जाएंगे? आप दादू के साथ जरूर जाएंगे। तभी सुहाना को सोचकर बोली ओह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दादू के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, इसलिए हम सबको घर से बाहर भगाना चाहती हैं? सुहाना ने दादी को छेड़ते हुए कहा। दादी ने सुहाना के कंधे पर हल्का सा टैप करते हुए कहा बदमाश, मुझसे ऐसे मजाक करती है? मेरी उम्र है ऐसी बात करने की? तो रूहानी तो सुहाना ने रूम रूहानी रूम के अंदर आते हुए कहा दादी, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्यार तो कभी भी कर सकते हैं। दादी ने अपना सिर हिलाया और कहा बस अब इसी की कमी थी। रूहानी के साथ ही माहिरा भी जो रूम में आई थी, उसने कहा दादी यह तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपका और दादू का प्यार अभी तक कायम है। दादी ने अब दोनों को हल्का सा डांटते हुए कहा बस भी करो, क्यों मेरी टांग खींच रही हो? पहले वह बात सुन लो जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। माहिरा ने दादी के बेड पर बैठकर कुशन को अपनी गोद में रखा और कहा कौन सी बात दादी? दादी ने उसे सुहाना के आइडिया के बारे में बताया, जिसे सुनकर रूहानी के चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन आ गए। वहीं माहिरा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल। वाह सुहाना, क्या आइडिया है तुम्हारा, यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो सुहाना ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा वह क्या है ना, ऐसा टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता है। तो माहिरा ने कुशन फेंक कर सुहाना को मारते हुए कहा आई बड़ी टैलेंट की महारानी। कुछ देर तक वहां रूहानी, माहिरा और सुहाना के बीच नोकझोंक चलती रही। दादी उनकी लड़ाई, उनकी प्यार भरी नोकझोंक को देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सकी और मन ही मन ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रही थी कि उनके घर की यह रौनक कभी खत्म ना हो, ना ही कभी कम हो। सुहाना ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा वह क्या है ना, ऐसा टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता है। तो माहिरा ने कुशन फेंका, कुशन को मारते हुए कहा बड़ी आई टैलेंट की महारानी। शाम का वक्त रेहान, विक्रांत और वीर तीनों ही डिनर पार्टी के लिए रेडी हो चुके थे और तीनों ही हॉल में सोफे पर बैठे हुए इस वक्त अपनी अपनी बीवियों के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों ने ही इस वक्त ब्लैक कलर के ही आउटफिट्स पहने हुए थे। दरअसल उन्होंने अपनी छोटी सी पार्टी का एक ड्रेस कोड रखा था, मेल ब्लैक कलर की आउटफिट पहनेंगे और फीमेल रेड कलर की आउटफिट में नजर आएंगी। अभी तीनों की बीवियों को आने में वक्त लगने वाला था, इसलिए वह तीनों ही अपने अपने फ़ोन में और कुछ देख कर टाइम पास कर रहे थे। तभी वीर ने विक्रांत को एक मैसेज किया। विक्रांत ने वह मैसेज पढ़ के वीर की तरफ देखा तो वीर ने उसे कुछ इशारा किया। विक्रांत उसका इशारा समझ गया और उसने रेहान की तरफ देखा जो अपने फ़ोन में ही कुछ देख रहा था। विक्रांत ने फिर अपना गला साफ करते हुए रेहान से कहा रेहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रेहान ने अपनी नज़र उठाकर विक्रांत की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि बोलो क्या कहना है। तो विक्रांत ने कहा रेहान देखो, हमारी बात को समझने की कोशिश करना। मानते हैं कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और कुछ ट्रीटमेंट के बाद वापस लौट भी आएगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रूहानी के जज्बातों को थोड़ा सा समझना चाहिए? आखिर वो तुम्हारी बीवी है और 4 साल तक तुम्हारे बिना अकेली रही है। तो रेहान ने कन्फ्यूजन से पूछा साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो तुम? तो वीर ने रेहान से कहा अरे यार, यही कह रहे हैं कि तुम्हारी याददाश्त गई है, पर तुम्हारा रिश्ता तो है ना रूहानी के साथ, तुम्हारे बच्चे की माँ है वो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहिए? आखिर वह 4 साल तुम्हारे बिना अकेली रही है।
रेहान भी वीर की बात समझ गया, इसलिए उसने अपना फोन साइड में रखा और फिर वीर से कहा, देखो वीर, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिलहाल मैं इन सब के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त रूहानी मेरे लिए किसी अजनबी की तरह है। मुझे उसके साथ बिताया हुआ कोई भी वक्त याद नहीं है, तो तुम मेरी भी कंडीशन समझने की कोशिश करो। वीर रेहान से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वह कहते कहते रुक गया। उसकी नज़रें इस वक्त सीढ़ियों पर जाकर जम गई। वहीं विक्रांत और रेहान ने वीर की नज़रों का पीछा किया तो उनकी भी नजरें सीढ़ियों पर ही जाकर ठहर गई। तभी उन तीनों की नज़र एक साथ सीढ़ियों की तरफ गई। रूहानी, माहिरा और सुहाना तीनों ने ही इस वक्त रेड कलर की आउटफिट पहनी हुई थी। माहिरा ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जो साइड कट था और अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, जिसकी कुछ लटें उसके खूबसूरत से चेहरे पर आ रही थी। माहिरा इस गाउन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं सुहाना ने इस वक्त एक लॉन्ग अनारकली सूट पहना हुआ था और साइड में डाला हुआ नेट का दुपट्टा। सुहाना इस आउटफिट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और हल्का सा कर्ल भी किया हुआ था। सलीके सलीके से किया हुआ लाइट मेकअप सुहाना की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था और उसके होठों पर सजी हुई वह प्यारी सी मुस्कान विक्रांत का दिल धड़का रही थी। वहीं रूहानी ने इस वक्त एक रेड कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी नेट की थी, जिसमें रूहानी का खूबसूरत हॉट फिगर और भी ज़्यादा हॉट नजर आ रहा था। रूहानी को देखकर रेहान की होठों पर खुद ब खुद एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे खुद ही नहीं पता चला कि वह कितनी देर से रूहानी को ही निहारे जा रहा है। वहीं विक्रांत तो अपनी खूबसूरत सी बीवी पर पूरी तरह से फ्लैट ही हो गया था कि उसकी क्यूट सी खूबसूरत बीवी आज तो जैसे कहर ही ढा रही थी। उसका तो एक मन हुआ कि वह पार्टी में जाना कैंसिल करके सुहानों को अपनी गोद में उठाए और रूम में बंद ही हो जाए। वहीं वीर के इरादे भी कुछ नेक नहीं थे। मायरा को देखकर जिस तरह के विचार इस वक्त वीर के मन में चल रहे थे, अगर माहिरा को पता चलता तो माहिरा उसे पीट देती। पहले क्योंकि पहले ही वह वीर की हरकतों से बहुत परेशान रहती थी और आज तो वीर का मन माहिरा को देखकर बहकने लगा था। लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। तीनों ही अपने अपने पति की आंखों में देख रही थी और एक साथ एक एक सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आए। वहीं रेहान, विक्रांत और वीर तीनों ही जाकर अपनी अपनी बीवियों के सामने खड़े हो गए और अपना एक हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। रूहानी, माहिरा और शिहाना तीनों ने ही अपना एक हाथ से अपने अपने पतियों के हाथ थाम लिए। आज रूहानी को रेहान की आंखों में वही जज्बात नजर आ रहे थे जो 4 साल पहले के रेहान की आंखों में नजर आते थे, जिसे देखकर अब रूहानी को अपने दिल में एक अलग ही गुदगुदी का एहसास हो रहा था। वही सुहाना भी अपने पति की आंखों में ढेर सारा प्यार देख पा रही थी और यह भी देख पा रही थी कि आज विक्रांत उसे पूरी रात सोने नहीं देने वाला। वही माहिरा अपने पति के इरादों को उसकी आंखों से ही भाप गई थी, लेकिन फिर भी वह प्यार से वीर की आंखों में देख रही थी। कुछ देर बाद वह तीनों ही मेंशन से होटल के लिए निकल गए। दरअसल आज वह तीनों ही होटल में ही स्टे करने वाले थे। शिवाय और देविका, वह दोनों भी सीधा होटल पहुंचने वाले थे। इस छोटी सी पार्टी में सिर्फ यह चारों कपल ही मौजूद रहने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि यह छोटी सी फैमिली पार्टी थी, या कह सकते हैं कि रोमांटिक डिनर था। रेहान सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं रूहानी भी बाहर की तरफ देख रही थी। उसे रेहान के साथ बिताई हुई पुरानी पल याद आ रहे थे। जब वह अक्सर रेहान के साथ बाहर जाती थी तो पूरे रास्ते रेहान को अपनी बातों से पकाती रहती थी। रेहान फिर भी मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातों को सुनता रहता था। रेहान भले ही ड्राइव कर रहा था, लेकिन बीच बीच में वह रूहानी को देखने से खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। आज रूहानी को रेड साड़ी में देखकर उसका दिल तेजी से धड़कता हुआ सा महसूस हुआ। वह जानता था कि उसके बगल में जो खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है वह उसी की है, उसकी बीवी और उसकी बच्चे की माँ। लेकिन याददाश्त चले जाने की वजह से उसके मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी झिझक आ गई थी, क्योंकि उसके मन में अपने पास्ट और प्रेजेंट को लेकर कई तरह की उथल पुथल मची रहती थी। लेकिन आज उसके मन में किसी भी तरह की झिझक नहीं आ रही थी। बस एक एहसास आ रहा था कि यह लड़की उसकी बीवी है, जिस पर उसका पूरा पूरा हक है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। विक्रांत और वीर पहले ही होटल पहुंच चुके थे। दरअसल वह रेहान से कुछ देर पहले ही वहां से निकल गए थे। रेहान गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आया। वहीं रूहानी जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन करने ही वाली थी, अब तक रेहान उसके डोर के पास आ चुका था और उसने खुद गाड़ी का डोर ओपन कर रूहानी का हाथ थामा और उसे बाहर आने में मदद की। रेहान का पहले की तरह रूहानी की इस तरह से केयर करना रूहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उसे उसका रेहान
वापस मिल रहा है। रेहान ने गाड़ी का डोर बंद किया, फिर रूहानी से कहा चले, तो रूहानी ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। रेहान ने अब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था और वह ऐसे ही रूहानी का हाथ थामे अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कुछ ही देर बाद वह लोग एक बड़े से हॉल के अंदर एंटर हुए। उस हॉल को काफ़ी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहाँ का माहौल देखने से ही काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहा था। रूहानी को वहाँ पर शिवाय और देविका भी मिल गए। शिवाय और देविका ने जब रेहान और रूहानी को एक साथ आते हुए देखा तो दोनों के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। देविका ने धीरे से शिवाय से कहा, शिवाय, आज रूहानी के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नज़र आ रहा है। शिवाय ने भी रूहानी को ही देखते हुए देविका से कहा, सही कह रही हो, और मैं चाहता हूँ मेरी बहन के चेहरे पर यह रौनक हमेशा ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि आज उसका रेहान उसके साथ जो है। सभी लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठे हुए थे। सामने ही एक लड़की अपने हाथ में माइक पकड़े हुए एक रोमांटिक सॉन्ग गा रही थी। उसकी आवाज़ वाकई में बड़ी प्यारी थी। कुछ देर बाद सॉन्ग खत्म हुआ तो सभी ने क्लैपिंग की। तभी उस लड़की ने माइक पर ही अनाउंसमेंट करते हुए रूहानी को एक सॉन्ग गाने के लिए इनवाइट किया। रूहानी हैरानी से आसपास देख रही थी। उसने उस लड़की को इशारे में मना करते हुए कहा, मैं नहीं गा सकती सॉन्ग। तो सुहाना उसके पास आई और बोली, चलो रूहानी, तुम बहुत अच्छा सॉन्ग गाती हो, तो आज हम सबके लिए भी एक अच्छा सा सॉन्ग गा दो। रूहानी समझ गई कि ये सुहाना का ही आइडिया होगा। उसी ने उस लड़की को रूहानी का नाम लेने के लिए कहा है। फिर धीरे धीरे कर सभी लोग रूहानी से एक गाने की डिमांड करने लगे। तो आखिरकार हार कर रूहानी ने रेहान की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। रेहान ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, जब सब इतना कह रहे हैं तो गा दो ना एक सॉन्ग। रूहानी ने भी स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी चेयर से उठकर फ्लोर की तरफ चली गई। उस लड़के ने रूहानी के हाथ में पकड़ा दिया माइक और खुद फ्लोर से नीचे उतर गई। रूहानी ने रेहान की तरफ देखा। रेहान की नज़दीकी रूहान पर ही रेहान की नज़रें रूहान पर ही जमी हुई थी। फिर रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर उन दोनों को याद किया जब वह रेहान के साथ काफ़ी खुश रहा करती थी। रेहान के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल उसकी जहां में एक ही बात आने लगी। रूहानी ने फिर अपनी आंखें खोली और अपनी प्यारी सी आवाज़ में एक रोमांटिक सॉन्ग गाने लगी। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलता है, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। रूहानी की आवाज़ में गाने के बोल जैसे ही उठे थे। रूहानी गाने के जरिए जैसे रेहान के सामने अपने दिल की जज्बात जाहिर कर रही थी, और शायद रेहान भी रूहानी के गाने के हर बोल में उसके जज्बात को महसूस कर पा रहा था। इसलिए उसके होंठ पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह तो रूहानी की मीठी सी आवाज़ में जैसे खो सा ही गया। रूहानी गाते हुए ही जैसे सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसका एक हाथ रेहान के हाथ में था और रेहान ने एक हाथ से उसकी कमर को थामा हुआ था, और दोनों इस गाने की म्यूजिक के साथ धीरे धीरे डांस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी रूहानी वापस अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और उसे एहसास हुआ कि वह कब से सपना ही देख रही थी। सॉन्ग जैसे ही खत्म हुआ तभी वहाँ सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सुहाना ने तो जोर से सीटियां बजाना ही शुरू कर दिया, जिसे देखकर रूहानी और माहिरा को जोर से हंसी आई। वहीं विक्रांत ने भी हंसते हुए अपना सिर नाम में हिलाया। रूहानी माई को देखकर वापस जैसे ही रेहान के टेबल के पास आई, रेहान ने रूहानी से कहा, तुम्हारी तरह ही तुम्हारी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है रूहानी। आज इतने वक्त बाद रेहान ने उसे आप नहीं तुम कहकर पुकारा था, और इतने वक्त बाद रेहान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रूहानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि रूहानी कुछ कहती तभी रेहान का फ़ोन रिंग करने लगा। अंदर म्यूजिक का शोर था, इसलिए रेहान फ़ोन लेकर हॉल से बाहर निकल गया। रूहानी ने उसे जाते हुए देखा तो उसने भी अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। रेहान ने गार्डन एरिया में आकर फ़ोन पिक किया तो दूसरी तरफ रावी थी, जो काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। रेहान ने रावी से पूछा, रावी क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो रावी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, रेहान, वो कैंडी की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल उसे सुबह से ही तेज फीवर था और उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा था, बल्कि पहले से भी तेज हो गया। इसलिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, पर वह तेज फीवर की वजह से
वह बेहोशी की हालत में है और बेहोशी में भी वह तुम्हें ही पुकार रही है। तो रेहान ने कहा, कैंडी की तबीयत सुबह से खराब थी और तुम मुझे अब बता रही हो, क्या तुम्हें मुझे सुबह नहीं बताना चाहिए था? तो रावी ने कहा, वह सब छोड़ो रेहान, क्या तुम कुछ देर के लिए कैंडी से मिलने आ सकते हो? शायद तुम्हें देखकर उसकी तबीयत में भी थोड़ा सुधार हो। तो रेहान ने कहा, ठीक है, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। कहकर रेहान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और वह जैसे ही पीछे पलटा तो उसके सामने रूहानी खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। रूहानी को देखकर रेहान को सोचते हुए कहा, वो रावी का फ़ोन था और कैंडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वह बेहोशी में मुझे ही पुकार रही है, तो मुझे जाना होगा। रूहानी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि रेहान वहाँ से जाए, क्योंकि इतने वक्त बाद तो रेहान उसके साथ कहीं बाहर आया था, लेकिन बात एक बच्ची की तबीयत की थी तो वह उसे रोक भी नहीं सकती थी। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी, वह यह कि कैंडी के साथ वहाँ पर रावी भी मौजूद होगी और एक बार फिर रेहान रावी से मिलेगा। रूहानी के चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन देखकर रेहान समझ गया कि रूहानी क्या सोच रही है, इसलिए वो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं कैंडी से मिलने जा रहा हूँ और रावी से नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने रेहान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी कैंडी को देख लूँगी। तो रेहान ने हाँ में सिर हिलाया। रूहानी और रेहान दोनों ही वहाँ से निकल गए। रूहानी ने रास्ते में ही विक्रांत और वीर को मैसेज कर दिया था कि वह लोग कैंडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसलिए उनका वेट ना करें। कुछ ही देर बाद रेहान की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी। रेहान और रूहानी दोनों ही गाड़ी से बाहर निकले और अपने कदम हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। रिसेप्शनिस्ट ने कैंडी के रूम का नंबर पूछने के बाद रेहान रूहानी के साथ उस फ्लोर पर पहुंचा जहां पर कैंडी एडमिट थी। रूम के बाहर उसे परेशानी की हालत में रावी टहलती हुई नजर आई। रावी ने जैसे ही रेहान को देखा तो भागकर उसके सीने से लग गई और घबराई हुई आवाज में बोली, रेहान, कैंडी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वह बार बार तुम्हें ही पुकारे जा रही है। रावी के ऐसे सीने से आकर लग जाने से रेहान को थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि रूहानी भी उसके साथ थी। रेहान ने रूहानी की तरफ देखा, जिसके चेहरे से ही साफ नजर आ रहा था कि रावी का इस तरह से रेहान के सीने से लग जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए रेहान ने रावी को खुद से थोड़ा दूर किया। तभी रावी की नज़र रूहानी पर गई। अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि रेहान ने उसे खुद से दूर क्यों किया है और अब उसे खुद को भी शर्मिंदगी फील हो रही थी। उसने रेहान से थोड़ा दूर होते हुए कहा, वो मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करती, लेकिन मुझे मेरी कैंडी की हालत देखे नहीं जा रही थी। तुम जानते हो ना कैंडी मेरे लिए क्या है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि रेहान और रूहानी ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब कि वह लोग एक पार्टी अटेंड करने गए थे। यह देखकर रावी को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इस बात को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और रूहानी से कहा, सॉरी रूहानी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो रावी से आगे कुछ बोलती। तभी रूहानी ने कहा, कोई बात नहीं रावी, वैसे कैंडी कहाँ है? तो रावी ने उसे रूम की तरफ इशारा किया। रेहान और रूहानी दोनों ही उस रूम में चले गए। रावी भी उनके पीछे पीछे चली गई। कैंडी बेड पर ही बेसुध सी लेटी हुई थी। रेहान जाकर उसके बगल में ही बैठ गया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा? देखो, डैड आ गए तुम्हारे पास, अब जल्दी से उठ जाओ। रेहान की आवाज़ सुनकर कैंडी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसे रेहान का चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आया तो उसने जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ लिया और कहा, डैड आप आ गए, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? रेहान ने कैंडी के छोटे छोटे हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं बच्चा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। रावी भी कैंडी के दूसरी तरफ बैठते हुए बोली, हाँ बेबी, डैड वापस आ गए हैं, अब तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। वहीं रूहानी दूर खड़ी उन तीनों को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रेहान बढ़ चुका हो। रूहानी को पता नहीं क्यों वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप रूम के बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गई और उसने पीछे की तरफ अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। ना वो रेहान को यहाँ आने से रोक सकती थी और ना ही वह रेहान को इस तरह से किसी और के साथ बांट सकती थी। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में एक अजीब तरह की जंग छिड़ी हुई थी। तभी रेहान को रूहानी का ध्यान आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो दरवाजे के पास रूहानी खड़ी हुई नहीं थी, बल्कि रूहानी तो रूम में भी नहीं थी। रेहान ने रावी से कहा, तुम कैंडी का ख्याल रखो, मैं अभी आया। रावी, जो कैंडी से बात कर रही थी, उसने रेहान की तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिलाया। रेहान जैसे ही बेड से खड़ा होने लगा, कैंडी ने उसका हाथ पकड़कर जिद करते हुए कहा, डैड आप फिर कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं रुकिए ना, आपको पता है ना मैं बीमार हूँ। तो रेहान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं बस डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, उनसे पूछने की मेरी बेटी को कब डिस्चार्ज कर रहे हैं वो।
तुम्हें घर जाना है कि नहीं? तो कैंडी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रेहान ने उसे स्माइल पास की और रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आते ही उसकी नज़र बेंच पर आंखें बंद किए बैठी रूहानी पर गई। रूहानी को ऐसे देखकर पता नहीं क्यों उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने कदम रूहानी की तरफ बढ़ा दिए और चुपचाप जाकर उसके बगल में ही बैठ गया। रूहानी को जब अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर रेहान की तरफ देखा। रूहानी की आंखें लाल थीं, शायद अपने आंसुओं को रोकने के कारण। रेहान उसकी आंखों में एक दर्द देख पा रहा था। रेहान ने रूहानी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आई एम सॉरी रूहानी, मेरी वजह से तुम्हें यह सब। तो रूहानी ने भी रेहान के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, ऐसा मत कहो रेहान, बस बीवी होना तुम्हारी तो इसलिए थोड़ा सा दिल बेचैन हो जाता है जब तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ। रेहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मजबूरी थी इसलिए यहाँ आना पड़ा। तुमने देखा ना कैंडी की हालत क्या थी? तो रूहानी ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, जानती हूँ कैंडी की हालत क्या थी, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मुझे तुम्हारा कैंडी से मिलना बुरा नहीं लगता, लेकिन रावी। कहते कहते रूहानी रुक गई। वहीं रेहान रूहानी के कहने का मतलब समझ गया। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रावी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भले ही मैं तुम्हारे साथ बिताए वक्त की अपनी पुरानी यादों को भूल चुका हूँ, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बना हुआ हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा होगा। मुझे नहीं पता मेरी याददाश्त कब लौट कर आएगी या वो लौटेगी भी कि नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं शादी के रिश्ते में लॉयल रहना चाहता हूँ, और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आएगा। रेहान की बात सुनकर रूहानी की आंखें नम हो गई। उसने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, यह बात मैं भी जानती हूँ रेहान कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, भले ही तुम्हारी याददाश्त जा चुकी हो। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि रेहान सिर्फ रूहानी का ही हो सकता है और किसी का नहीं। लेकिन यह भी तो सच है ना कि रावी के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है? रूहानी की बात सुनकर रेहान ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम इस बारे में जानती हो? रेहान के ऐसा कहने पर रूहानी ने भी रेहान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, इसका मतलब यह सच है और रेहान भी इसके बारे में जानता है। उसने रेहान से कहा, मतलब तुम जानते हो कि रावी के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है? रेहान ने खड़े होते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, और रावी खुद मेरे सामने कई बार इस बात को कन्विंस कर चुकी है, लेकिन मैंने उसे हमेशा यही समझाया कि मैं उसे सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह मानता हूँ, और यकीन मानो मेरे दिल में रावी के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। रेहान के मुंह से यह सुनकर कि वह जानता है रावी के मन की फीलिंग्स को, क्योंकि रावी ने खुद उसके सामने एक बार नहीं कई बार यह बात कन्विंस की है, रूहानी का मन अब और भी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। रूहानी ने रेहान से कहा, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ रेहान, पर रावी पर नहीं। कहकर रूहानी ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। रेहान ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए पूछा, रूहानी कहाँ जा रही हो? तो रूहानी ने बिना पलटे ही कहा, मैं घर जा रही हूँ रेहान, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बाद में भिजवा दूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी घर आ पाओगे, और वैसे भी यहाँ मेरी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। रेहान उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी रावी ने रूम से बाहर आते हुए कहा, रेहान कैंडी तुम्हें कब से बुला रही है? रेहान ने रावी की तरफ देखा और फिर रूहानी की तरफ। रूहानी ने पलट कर नम आंखों से रेहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में बसा हुआ दर्द रेहान देख भी पा रहा था, लेकिन तब तक रावी रेहान का हाथ पकड़े उसे अपने साथ रूम में ले गई। रूहानी ने भी अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। रेहान कैंडी से बातें तो कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ रूहानी की तरफ था। उसकी आंखों के सामने बार बार रूहानी की वह आंसुओं से भरी आंखें आ रही थी, जिसमें दुनिया जहां का दर्द समाया हुआ था। पूरी रात कैंडी अस्पताल में ही एडमिट रही। रेहान सुबह रावी और कैंडी को उनके घर छोड़कर आया और फिर अपनी मेंशन की तरफ चला गया। रूहानी के जाने के बाद से रेहान का मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रूहानी का ही चेहरा आ रहा था। रूहानी ने रात को ही ड्राइवर के साथ गाड़ी हॉस्पिटल के लिए भेज दी थी। रेहान जब ऑफिस मेंशन पहुंचा तो उसकी नज़र रूहानी को ही ढूंढ रही थी, पर एक मैट से पता चला कि रूहानी ऑफिस के लिए निकल चुकी है। रेहान रूहानी से बात करना चाहता था, पर रूहानी मेंशन में नहीं थी, इसलिए रेहान ने भी ऑफिस जाने का ही फैसला किया। वह अपने रूम में गया और जल्दी से शावर लेने के बाद चेंज करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसने जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। रेहान जो अपने ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर हुआ तो वहाँ का स्टाफ जो 4 साल पुराना था, वह रेहान को देखकर एकदम दंग सा रह गया था। इतने सालों वह रेहान राठौर को देखकर उन सब के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। जो स्टाफ नया था उन्होंने भी रेहान के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, और रेहान की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के चर्चे तो पूरे ऑफिस में फेमस थे। रेहान ने सबको इग्नोर किया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रूहानी राठौर का कैबिन कहाँ है?
रिसेप्शनिस्ट पिछले 10 सालों से उस ऑफिस में काम कर रही थी, इसलिए वह रेहान को पहचान गई। उसने खुश होते हुए रेहान को पहले ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग सर, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। रेहान ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से उसे रूहानी के कैबिन के बारे में बताते हुए कहा, मैम का कैबिन टॉप फ्लोर पर है। रेहान ने अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए। रेहान राठौर वापस लौट आया है, इस बारे में पूरे ऑफिस स्टाफ को पता था और कुछ दिन पहले ही उन्हें इस बारे में पता चला था कि उनके रेहान सर जल्दी ही वापस को ज्वाइन करेंगे। रेहान ने लिफ्ट में पहुंचकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया और कुछ ही मिनट के बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। रेहान लिफ्ट से बाहर आया और रूहानी के कैबिन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद रूहानी के कैबिन के सामने ही खड़ा था। उसने पहले एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने की कोशिश की और फिर डोर ओपन कर अंदर चला गया। अंदर ही रूहानी अपनी रोलिंग चेयर पर बैठे हुए एक फाइल को देख रही थी। उसने जब डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी तो अपना सिर उठाकर डोर की तरफ देखा, जहां पर रेहान खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। रूहानी ने अपनी फाइल बंद करते हुए अपनी चेयर से खड़ी हुई और बोली, रेहान तुम यहाँ? तो रेहान ने अंदर आते हुए कहा, कल तुम्हें वहां से ऐसे वापस नहीं आना चाहिए था रूहानी। रूहानी ने रेहान को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठकर बात करते हैं। कहकर रूहानी सोफे पर बैठ गई। रेहान भी उसके पास ही बैठ गया। रूहानी ने रेहान से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं, कॉफ़ी या ठंडा कुछ? रेहान ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रूहानी ने दोबारा पूछा, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया ना रेहान? रेहान ने कहा, वो मैं भूल गया, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। तो रूहानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम भी ना रेहान, ब्रेकफास्ट तो करके आते। और मैं कहाँ भाग कर जा रही हूँ, शाम को वापस घर लौट के आती ही ना, तब बात कर लेते। रेहान ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, वह सब बातें छोड़ो, मुझे अभी कुछ नहीं लेना है। पहले तुम बताओ कि कल तुम वापस क्यों आ गई? रेहान की बेचैनी देखकर रूहानी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मेरी वहाँ किसी को जरूरत थी और जिसकी जरूरत थी वहाँ थी वो वहाँ मौजूद था, तो बस इसी वजह से मैं वापस आ गई। रेहान ने गौर से रूहानी के चेहरे को जैसे पढ़ने की कोशिश की और फिर अपनी आंखें छोटी कर कहा, क्या वाकई में यही रीज़न था? मुझे लगा था इसका रीज़न यही है कि तुम्हें किसी तरह की इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। रेहान की बात सुनकर रूहानी कुछ देर के लिए चुप रह गई और फिर रेहान से कहा, तो मुझे क्या महसूस होना चाहिए रेहान, बताओ? मेरा दिमाग इस बात को समझता है रेहान, पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो तुमसे प्यार करता है? बोलो, मैं तुम्हारी मजबूरी को भी समझ रही हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ। रूहानी के लिए अब अपने आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो उठकर कैबिन की ही बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने जाकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में बसा दर्द आंसू के रूप में बहकर उसके गालों पर लुढ़कने लगा। रेहान उठकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। ग्लास विंडो में नजर आ रहे रूहानी के अक्स को देखकर वो समझ गया कि रूहानी रो रही है, पर उसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही है। रेहान ने रूहानी के कंधों को पकड़कर अपने सामने किया। रूहानी ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली, लेकिन वह अपने आंसुओं को रोक ना सकी। रेहान ने रूहानी के चेहरे को अपनी हथेली में भरा और धीरे धीरे अपना चेहरा रूहानी के चेहरे के करीब ले जाने लगा। रूहानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रेहान ने अपनी होंठ रूहानी के गाल पर बह आए आंसुओं पर रख दिए और उन्हें अपने होठों में समा लिया। रेहान की हरकत से रूहानी को अपनी पूरी बॉडी में सिरहन सी महसूस हुई। उसने रेहान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। रेहान रूहानी के चेहरे से थोड़ा दूर हुआ और फिर उसकी नज़र रूहानी के कांपते होठों पर गई, जो रोने की वजह से हल्के से थरथरा रहे थे, जिन्हें देखकर रेहान के दिल में एक बार फिर से वही हलचल महसूस होने लगी जो पहली बार रूहानी को होटल रूम में रूहानी के थरथराते होठों को देखकर महसूस हुई थी। रेहान धीरे धीरे रूहानी के होठों की तरफ झुकने लगा। रूहानी को रेहान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और वो ये भी जान गई थी कि रेहान क्या करने वाला है। उसने रेहान को नहीं रोका, क्योंकि उसे भी इस वक्त इस सुकून की एक सपोर्ट की ज़रूरत थी जो सिर्फ रेहान ही उसे दे सकता था। थोड़ी देर बाद रूहानी को अपने होठों पर रेहान के सख्त होठों की छुअन महसूस हुई। रेहान रूहानी के होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहा था। रूहानी का दिल एक बार फिर से रेहान की प्यार की बारिश में भीगने लगा। इसी के साथ उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं रेहान आंखें बंद किए रूहानी को किस के जरिए महसूस कर रहा था। रूहानी की किस करते हुए रेहान को भी अपने बेचैन दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। वह
यह वही सुकून तो था जो पिछले 4 सालों से वह ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद रूहानी भी रेहान की किस का रिस्पॉन्स करने लगी। दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे और इस किस के जरिए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आखिर 4 साल बाद वो दोनों इस तरह से एक दूसरे के करीब आए थे। कुछ देर की किस के बाद रेहान रूहानी से दूर हुआ। रूहानी की आंखें अभी भी बंद थी, पर उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह से गुलाबी हो चुका था। रेहान को इस वक्त रूहानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूहानी को इस तरह से शर्म से लाल होता देख रेहान के होठों पर भी स्माइल आ गई। रूहानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रेहान की आंखों में देखने लगी। उसे रेहान की आंखों में आज वही प्यार नजर आ रहा था जो आज से 4 साल पहले रेहान की आंखों में उसे नजर आता था। तभी रूहानी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। रेहान अभी भी रूहानी के चेहरे के बहुत करीब था और काफी इंटेंस नजरों से वो रूहानी के चेहरे की तरफ देख रहा था। रेहान ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अगर मुझे दोबारा प्यार भी हुआ ना रूहानी, तो सिर्फ तुमसे ही होगा और किसी से नहीं, क्योंकि आज मैंने महसूस किया है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हो सकता हूँ और किसी का नहीं। कहकर रेहान ने रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया। रूहानी ने भी अपना चेहरा रूहान के सीने में छुपा दिया। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। रूहानी और रेहान एक दूसरे से थोड़ा दूर खड़े हो गए। रूहानी ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और एक नज़र रेहान की तरफ देखा। कहा, कम इन। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और शिवाय अंदर आया। शिवाय ने जब रेहान और रूहानी को एक साथ देखा तो उसके चेहरे पर एक हैरानी वाली स्माइल आ गई। व्हाट अ सरप्राइज रेहान, तुम भी यहाँ हो? रेहान ने स्माइल करते हुए कहा। वो मुझे रूहानी से कुछ काम था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो शिवाय ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, अगर तुम्हारा जरूरी काम ना हुआ हो तो मैं बाद में आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिवाय की बात सुनकर रूहानी झेप गई। वहीं रेहान ने हंसते हुए कहा, नहीं सिवाय, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? कहकर रेहान सोफे पर बैठ गया तो सिवाय भी उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हारे ही काम से आया था। रूहानी भी वहीं सोफे पर बैठ गई और वह सवालिया नजर से सिवाय की तरफ देखने लगी। रेहान और रूहानी दोनों को ही अपनी तरह सवालिया नजर से देखते हुए देख सिवाय ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को रेहान के सामने रखते हुए कहा, यह रीज़न था मेरा यहाँ आने का। दरअसल सिवाय, मैंने डॉक्टर रावी से तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सारी बात कर ली है। सिवाय ने उस फाइल को उठाते हुए पूछा, मेरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में क्या? तो सिवाय ने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा और फिर रेहान से कहा, तुम्हारी दूसरी सर्जरी के बारे में। इसके लिए मुझे 4 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी क्या कंडीशन रही, उस बारे में डॉक्टर रावी से बात करना ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम दूसरी सर्जरी के लिए तैयार हो भी कि नहीं। तो रेहान ने फाइल को देखते हुए ही सिवाय से पूछा, फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी दूसरी सर्जरी पॉसिबल है और क्या उस सर्जरी से मेरी मेमोरी वापस आ सकती है? तभी रूहानी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, और भाई, कहीं दूसरी सर्जरी से किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी ना? तो शिवानी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब यह सब तो हमें तभी पता चलेगा जब मैं रेहान की सारे टेस्ट करवाऊंगा। इसलिए रेहान, तुम्हें कल ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर अपने सारे टेस्ट करवाने होंगे, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ कि तुम्हारा दूसरी सर्जरी पॉसिबल भी है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसमें रिस्क कितना है? रूहानी ने एक नज़र रेहान को देखा और फिर शिवाय से कहा, भाई, अगर इसमें ज़रा सा भी रिस्क हो तो आप सर्जरी मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस सर्जरी से रेहान को कुछ हो जाए। रेहान ने रूहानी को समझाते हुए कहा, रूहानी चिंता मत करो, सिवाय भी काफ़ी अच्छा सर्जन है और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरी सर्जरी हो ताकि मेरी याददाश्त वापस आए, क्योंकि मैं भी अब बहुत परेशान हो चुका हूँ, अपने आप को काफ़ी उलझा हुआ महसूस करता हूँ। तो सिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस कल ही तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो और जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। कुछ देर तक वह तीनों आपस में यही डिस्कस करते रहे। फिर रूहानी ने तीनों के लिए ही लंच ऑर्डर कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि रेहान ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। रूहानी उन दोनों के साथ बैठकर लंच कर तो रही थी, पर उसके दिमाग में एक यही डर समाया हुआ था कि सर्जरी से रेहान को किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि 4 सालों बाद उसका रेहान उसके पास लौट कर आया था और अब वो रेहान की हेल्थ को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। रेहान ने भी रूहानी के चेहरे पर आई परेशानी को भांप लिया था, लेकिन फिलहाल के लिए उसने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि वह भी रूहानी की परेशानी को समझ रहा था। सुबह का वक्त, रूहानी मिरर के सामने खड़ी हुई अपने कानों में इयररिंग्स पहन रही थी। इस वक्त उसने लाइट पिंक कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें रूहानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने ड्रेसिंग पर रखा हुआ सिंदूर उठाया और अपनी मांग में भर लिया और अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को ठीक करते हुए अपने खुद को कुछ देर मिरर में निहारने लगी। उसने अपने मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठियों में ही पकड़ा हुआ था और
मुड़कर बेड की तरफ देखा जहाँ पर रेहान सोया हुआ था। रेहान के वापस लौटने से उसे सिंदूर लगाने का और मंगलसूत्र पहनने का हक दोबारा मिल गया था, वरना रूहानी जब भी अपनी सूनी मांग और सूने गले को देखती थी तो उसके दिल में एक टीस सी उठती थी। रेहान के पास ना होने की टीस उसे पल पल याद दिलाती थी कि उसका रेहान उससे बहुत दूर चला गया है। रूहानी ने मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखा जो बेड पर ही अभी सोया हुआ था और उसके ऊपर ही उसकी बेटी मिष्टी बंदरिया की तरह चिपकी हुई सो रही थी। दोनों ही सोते हुए बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, बिल्कुल मासूम से। रूहानी बेड के पास आई, फिर उसने एक नज़र रेहान की तरफ देखा और फिर मिष्टी की तरफ। मिष्टी के फेस के फीचर्स बिल्कुल रेहान जैसे लगते थे। रूहानी ने झुककर पहले मिष्टी के गाल पर किस किया और फिर रेहान की फॉरहेड को चूम लिया। दोनों ही एक साथ सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। रूहानी ने ब्लैंकेट को ठीक से उनके ऊपर डाला और फिर रूम से बाहर चली गई। रूहानी के बाहर जाते ही रेहान ने अपनी आंखें खोलकर डोर की तरफ देखा। दरअसल रेहान की नींद तो उस वक्त ही खुल गई थी जब रूहानी मिरर के सामने खड़ी हुई अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और रेहान काफ़ी देर से रूहानी को निहारे जा रहा था। दरअसल रूहानी के हाथों में पहनी हुई चूड़ियों के शोर से रेहान की नींद खुल चुकी थी, लेकिन जब उसने रूहानी को अपने पास आते हुए देखा तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे अपने फॉरहेड पर रूहानी के सॉफ्ट होठों का टच महसूस हुआ तो उसके होठों पर भी एक ना दिखने वाली प्यारी सी स्माइल आ गई जिसे रूहानी ने नोटिस नहीं किया था। रूहानी के जाने के बाद रेहान स्माइल करते हुए डोर की तरफ देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र झुकाकर अपनी बेटी की तरफ देखा जो उससे बिल्कुल चिपक कर उसके ऊपर ही सुकून से सो रही थी। रेहान ने प्यार से मिष्टी के बालों को सहलाया और संभाल कर उसे साइड में लिटा दिया। मिष्टी सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, बिल्कुल एक बार्बी डॉल की तरह। रेहान ने प्यार से मिष्टी की चबी चिक्स को किस किया और ढंग से उसे ब्लैंकेट से कवर कर बेड से उठ गया। रूहानी जब नीचे आई तो उस वक्त पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी भी आ गए थे और वह पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। वहीं दादी भी हॉल में बैठी हुई सारी तैयारियों को देख रही थी कि दादी ने जब रूहानी को आते हुए देखा तो पूछा, रूहानी बेटा, रेहान अभी तक तैयार नहीं हुआ है क्या? रूहानी ने कहा, दादी वह तो अभी तक सो रहे हैं। कहते हुए रूहानी दादी के पास ही बैठ गई तो दादी ने कहा, बेटा उसे जगा देती, देखो पंडित जी भी आ गए हैं। तो रेहानी ने कहा, दादी पूजा के मुहूर्त में अभी वक्त है इसलिए मैंने नहीं जगाया। आपको पता है दादी, मिष्टी और रेहान दोनों जिस तरह से सो रहे हैं ना, मेरा मन ही नहीं हुआ उन्हें जगाने का। दादी ने हंसते हुए कहा, मतलब मिष्टी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है अपने डैड पर। सुहाना दादी की दूसरी तरफ आकर बैठते हुए बोली, कब्जा तो करेगी ना दादी, आखिर इतने सालों बाद उसे उसके डैड मिले हैं तो उन 4 सालों का कोटा तो पूरा करना करेगी ना। दादी ने हंसते हुए कहा, सही कह रही हो सुहाना, जब से मेरा रेहान लौटा है ना, हमारी मिष्टी की शैतानियाँ भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और कितना खुश भी रहती है। कुछ देर बाद सभी लोग पूजा के लिए रेडी होकर नीचे आ चुके थे। रेहान भी सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे में पूजा के लिए नीचे आ चुका था। उस सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे में भी रेहान बहुत ही हैंडसम नज़र आ रहा था। इन 4 सालों में रेहान की पर्सनालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया था। उसकी पर्सनालिटी आज भी वैसी ही डोमिनेटिंग नज़र आती थी। पंडित जी ने रेहान और रूहानी दोनों को हवन कुंड के सामने बैठने के लिए कहा तो दोनों ही एक साथ हवन कुंड के सामने बैठकर बैठ गए। पंडित जी जैसे जैसे बताते रहे दोनों ने मिलकर वैसे ही पूजा की। पूजा करने के बाद पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और दादी ने दोनों के हाथ में ढेर सारा दक्षिणा पंडित जी को दिलवा कर उन्हें विदा किया। तो दोस्तों आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।